नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। मैंने इससे पहले वाले क्लास में आपको इसके कुछ ओवरव्यूज दे दिए थे कि विभाजन किस आधार पर होता है, कितने विभाजन हुए हैं, उसके अंदर क्या क्या हमें पढ़ने हैं, इनकी स्थिति क्या है, कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, कैसी मिट्टी है, कौन से अपवाह तंत्र हैं, उनका अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार और मिट्टी, फसल, वन क्षेत्र, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज हम उसके पहले भाग पर डिस्कस करना चालू करते हैं, जो है जसपुर सामरी पाठ। वैसे देखा जाए भौगोलिक आधार पर तो पूर्वी बघेल का खंड का पठार वो पहले आता है, फिर जसपुर सामरी पाठ, फिर आपका मैदानी भाग, फिर आपका दंडकारण्य क्षेत्र। बट इसमें बुक में पहले ये जसपुर सामरी पाठ प्रदेश दिया हुआ है, तो हम इसी से शुरुआत करते हैं। शुरुआत कहीं से भी करो, पढ़ना तो सभी है, ठीक। तो हम देखेंगे आज जसपुर सामरी पाठ प्रदेश। तो मैंने आपको उस दिन पाठ का मतलब समझाया था, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिएगा। फिर भी मैं एक बार बताता हूँ कि जो पठारनुमा आकृति होती है, लेकिन उनके ढालों पर सीढ़ीनुमा आकृति होती है। ऐसा क्षेत्र जो पठारी तो होगा, लेकिन इसके जो ढाल होंगे वो आपके सीढ़ीनुमा होंगे, इस तरीके से। तो उसे पाठ प्रदेश बोला जाता है, पठार ना बोल के पाठ प्रदेश बोला जाता है। तो ये जसपुर सामरी पाठ प्रदेश से हमें पढ़ना है, जो हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंचली भूमि में गिना जाता है जिसे। तो उच्च समतल व पठारी स्थलाकृत जो अपने शीर्ष में सपाट व पार्श्व में सोपान सदृश तीव्र ढाल वाला होता है, उसे पाठ प्रदेश कहते हैं। तो सोपान मतलब वही है, ढालों पर सोपान आकृति आप देखेंगे तो ये सीढ़ीनुमा आकृति, इसे ही बोल रहे हैं वो। तो ये मैंने जो बताया वही बताया गया है यहाँ पर। फिर देखेंगे कि इसका विस्तार कहाँ पर है। तो इसका विस्तार है संपूर्ण जसपुर जिला, जसपुर नाम से ही है तो संपूर्ण जसपुर जिले में आएगा। आपका कुछ क्षेत्र बलरामपुर का और कुछ क्षेत्र आपके सरगुजा क्षेत्र आएंगे, जो कि मैनपाट क्षेत्र है वो। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ था, नक्शा, आपको विजिबल हो तो देखिएगा। तो ये जो हमारे छत्तीसगढ़ ऊपरी सीमा है, वहाँ पर आपके बलरामपुर जो है, उसके नीचे जसपुर, और ये उसके साइड में सरगुजा। इस क्षेत्र में जो सरगुजा क्षेत्र है, ये आपका सरगुजा जिला समझना। ये क्षेत्र है आपका जसपुर, ये वाला एरिया जो है आपका जसपुर। और ये जो क्षेत्र है तीसरे नंबर का, ये आपका बलरामपुर जिला पड़ता है। अब जब बलरामपुर जिला हम देखेंगे तो इसमें तो ये जसपुर वाला जो क्षेत्र है उसमें आपका संपूर्ण जसपुर पाठ आ जाता है। जो जसपुर पाठ या जिसे नीच पाठ भी बोला जाता है, ये आपका वो संपूर्ण पाठ आ जाएगा। फिर इसमें जो बलरामपुर क्षेत्र है उसमें आप देखेंगे कि एक आपको सामरी पाठ पड़ेगा, जिसमें उसका पूर्वी क्षेत्र आपका जमीर पाठ और पश्चिमी क्षेत्र वो लहसुन पाठ पड़ता है, ठीक है। ये सरगुजा और बलरामपुर के एरिया के बीच में एक पाठ पड़ता है जिसे जारंग पाठ बोला जाता है। और सरगुजा क्षेत्र में पाठ पड़ता है, उसका नाम है मैन पाठ, जो कि बहुत ही फेमस है, तो इसे हम जानते हैं। तो ये था, मैंने नक्शे में आपको बताया। इसका अलग से नक्शा बना भी हुआ है बुक पे, हम वो भी बाद में देख लेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो मैंने बताया कौन कौन से ज़िले में है। तो जसपुर जिला संपूर्ण जसपुर जिला आपका, फिर बलरामपुर और सरगुजा के पाठ क्षेत्र, ठीक। इसका क्षेत्रफल कितना, पिछले क्लास में डिस्कस किया था हमने, 6208 वर्ग किलोमीटर है, जो कि सबसे कम क्षेत्र है पूरे भौगोलिक विभाजन का, जिसका परसेंटेज है 4.59%। 4% पे पहले फोकस, देन पॉइंट के बाद वाले में। तो 4.59% इसका क्षेत्र है। फिर आगे देखते हैं कि इसके अब ये जो जसपुर पाठ प्रदेश है उसे अन्य छोटे छोटे उप विभागों में बांटा गया है। अन्य उप विभाग कौन कौन से वो देखते हैं हम। तो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा भौतिक विभाग जिसके अन्य उप विभाग हैं वो है आपका मैन पाट जो सरगुजा क्षेत्र में पड़ेगा, जसपुर पाट जिसे नीच घाट भी बोला जाता है आपको जसपुर में पड़ेगा, पंडरा पाट भी पड़ेगा आपके जसपुर में। फिर एक जारंग घाट पड़ेगा, सामरी पाट
जमीर पाट, लहसुन पाट, ये सब बलरामपुर क्षेत्र में आपके पड़ते हैं। ठीक है, तो पठारी क्षेत्र ये हम उपविभाग देखें, मैन पाट, जसपुर पाट, पंडरा पाट, जारंग पाट, सांवरी पाट, जमीर पाट, लहसुन पाट, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, ये याद रखना है, पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो मैन पाट, जसपुर पाट जिसे नीच घाट बोला जाएगा, पंडरा पाट, जारंग पाट, सांवरी पाट, जमीर पाट और लहसुन पाट। आगे हम इसके बारे में और भी अच्छे से डिस्कशन करेंगे। आगे देखते हैं, पाट, पाट क्या होता है? तो पठारी क्षेत्र के समतल उत्तरी भाग को पाट कहा जाता है। पठारी क्षेत्र के ये जो पठार है उसके समतल ऊपरी भाग को पाट कहा जाता है, और ये फिर ऐसे सीढ़ी नुमा आकृति में नीचे की ओर जाती है। ठीक है, इसकी अवस्थिति कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्वी सीमा में स्थित है। अब आपको छत्तीसगढ़ का मैप याद होगा तो आपको जसपुर जो क्षेत्र है, जसपुर क्षेत्र है, उसकी स्थिति आपको याद होगी। जसपुर क्षेत्र हमारा इधर पड़ता है। अब ये ना उत्तर है ना पूर्व है, ये है आपकी उत्तर पूर्वी सीमा में। ठीक है, इसमें कौन से प्रकार के सेल पाए जाते हैं? तो आप इसे याद रखना, अंतर्वेदी आग्नेय शेल, अंतर्वेदी आग्नेय शेल पाए जाते हैं अधिकांश भागों में आपके अंतर्वेदी आग्नेय शेल पाए जाते हैं। मिट्टी तो आपके लेटेराइट चट्टान या लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये याद रखना है। धारवाड़ समूह भी पाया जाता है, रवेदार और नाइस चट्टानें भी पाई जाती हैं। और इस क्षेत्र में जो खनिज है मुख्य रूप से आप देखेंगे तो बॉक्साइट खनिज के लिए बहुत ही फेमस है। कौन? जसपुर पाट। ठीक, अब इसका निर्माण जो है तो प्राचीन शैलों से हुआ। आपका आग्नेय जो चट्टान बोल रहा है अंतर्वेदी आग्नेय शैल, यही तो सबसे प्राचीन शैल है। ठीक है, इन्हीं से इसका निर्माण हुआ है, ऐसा इसको कहा जाता है पाट प्रदेश का। खनिज मैंने आपको बता दिया, बॉक्साइट खनिज जहाँ पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि दक्कन ट्रैप है मुख्य रूप से, वहाँ जो शैल समूह में हम दक्कन ट्रैप भी देखेंगे, वहाँ आग्नेय शैल तो है अधिकांश भागों में, लेकिन दक्कन ट्रैप भी है। मुख्य रूप से दक्कन ट्रैप में ही आपका बॉक्साइट पाया जाता है। दक्कन ट्रैप क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको शैल समूह वाले लेक्चर्स में बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं धरातल कैसी होती है? सीढ़ीनुमा, मैंने आपको बता दिया था सीढ़ीनुमा होती है। ढाल किस ओर है इसकी? तो ये जो पठार है या पाट प्रदेश है उसकी ढाल है आपकी दक्षिण पूर्व की ओर, इसकी स्थिति उत्तर पूर्व की ओर है, लेकिन इसकी ढाल जो है वो आपके दक्षिण पूर्व की ओर है, दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक है, दक्षिण पूर्व की ओर इसकी ढाल है, दक्षिण पूर्व। आप देखेंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये दक्षिण पूर्व है, इस ओर उसकी ढाल है। पाट प्रदेश के हिसाब से उनकी ढाल इस ओर पड़ती है। ठीक है, अब इसमें प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? तो ईब नदी, मैनी नदी, शंख नदी, तीन प्रमुख यहाँ से नदियाँ प्रवाहित होती है। एक ईब नदी, एक मैनी नदी और एक शंख नदी। ईब नदी, मैनी नदी और शंख नदी। शंख आपकी ब्राह्मणी की सहायक नदी हो जाती है, ईब की सहायक आपकी मैनी हो जाती है, और ईब आगे जाके आपके महानदी में मिलती है। ठीक है, और इधर आपको अगर अपवाह तंत्र पूछा जाए कि कौन सा अपवाह तंत्र है, तो पाट प्रदेश में आपका अधिकांश महानदी मिलता है, लेकिन हम एक जब अपवाह तंत्र के वाले चैप्टर पढ़े थे तो वहाँ देखा था हमने ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र, तो ये उसी क्षेत्र में आते हैं ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, जो शंख उसकी उस अपवाह तंत्र की सहायक नदी है, तो ये मुख्य रूप से याद रखना। अधिकांशतः तो हम देखेंगे कि इस क्षेत्र में आपका जो मुख्य नदी ईब नदी है और ये जाके महानदी में, तो अधिकांश क्षेत्र महानदी क्षेत्र में आ जाता है, महानदी अपवाह तंत्र में। लेकिन जो कॉर्नर वाला क्षेत्र है जो जसपुर जिससे लगा हुआ है, तो वो क्षेत्र आपको आता है ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र में, ये याद रखना है। ठीक है, फिर ये किसका भाग है? तो ये छोटा नागपुर का पठार का भाग है। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है वो किसका भाग है, जो आपका पाट प्रदेश है वो किसका भाग है। तो ये जो पाट प्रदेश है वो आपके जो झारखंड क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार पड़ता है उसका ही विच्छेदित एरिया है ये। ठीक, उसी प्रकार की सिमिलैरिटी पाई जाती है, इसलिए इसे छोटा नागपुर का पठार कह दिया जाता है। अब इसमें मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी, मैंने अभी बताया आपको। अब ये जो पाट प्रदेश है लेटेराइट मिट्टी में, हमने अगर मिट्टी वाला लेक्चर देखा होगा आपने तो आपको अच्छे से याद होगा कि इस मिट्टी में आपकी बागवानी फसलें होती है, बागवानी फसलें। अब बागवानी फसल कौन कौन सी? तो आपकी टमाटर, लीची, चाय, ये सब टमाटर, लीची, चाय, इन सब की खेती यहाँ अधिकतर होती है, सब्जी यहाँ हो गई उनकी। और इसी क्षेत्र में आपका एक लुडेंग क्षेत्र पड़ेगा जहाँ जिसे टमाटर की राजधानी है, टमाटर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उस क्षेत्र में। ठीक है, यह आगे पढ़ेंगे। फिर रेखा देखेंगे तो इस प्रदेश की जो उत्तरी रेखा है, उत्तरी भाग, इस प्रदेश के उत्तरी भाग से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये जो है ना भाग, जो पाट प्रदेश उसके उत्तरी भाग से कर्क रेखा ऊपर के 4 जिलों से गुजरती है, आपके एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर से। और बलरामपुर जो क्षेत्र है इस पाट प्रदेश का ऊपरी क्षेत्र है, तो वही कहा जा रहा है यहाँ रेखा। ठीक है, फिर क्रम देखेंगे तो इसमें जो पूर्व से
पूर्व से पश्चिम की ओर हम देखेंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर जब देखते हैं तो कौन कौन से पार्ट पड़ते हैं, तो आपका सबसे पहले जमीर पार्ट पड़ता है पूर्वी में, फिर यहाँ जारंग पार्ट पड़ता है सरगुजा रामपुर क्षेत्र में, फिर जसपुर पार्ट भी पड़ता है जसपुर क्षेत्र में, और मेन पार्ट सरगुजा क्षेत्र में, जो कि सबसे पश्चिमी क्षेत्र हो जाता है इस पार्ट प्रदेश का। ठीक है, तो ये था क्रम, ये पूछा गया है क्रम, क्वेश्चन आया हुआ है आपका CGPSC में, तो ये क्रम आपको याद रखना है। ठीक, क्या, जमीर जारंग जसपुर मेन पार्ट, जमीर जारंग जसपुर मेन पार्ट। ठीक है, फिर विशेष क्या है इसमें, तो इसमें ईब मैनी नदी का एक तीव्र ढाल क्षेत्र है, एक तीव्र ढाल क्षेत्र है जिसके ऊपर से 400 से 1000 मीटर की ऊंचा भाग मिलता है, 1000 मीटर ऊंचा भाग मिलता है। इसे स्थानीय भाषा में पाट कहते हैं, पाट कहते हैं। पाट मैंने अभी बताया था कि पठार का उच्चतम समतल स्थान पाट कहलाता है, हमने आगे वही पहले डिस्कस किया था। फिर जसपुर जिले में मैनी नदी के उत्तर का समस्त भूभाग जसपुर पाट है। मैनी नदी के उत्तर का समस्त भूभाग आपका जसपुर पाट प्रदेश में आता है। ठीक है, मैनी नदी आपकी ईब की सहायक नदी मैंने बताया था, इसे नीच घाट कहा जाता है, नीच घाट कहा जाता है। मैनी नदी के उत्तर का समस्त भूभाग आपका जसपुर पाट कहलाता है, जो कि नीच घाट कहा जाता है क्योंकि निचले स्तर में। ठीक है, फिर आगे देखेंगे हम, अब जो हम विभाजन देखे थे, ये मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताए थे। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं जसपुर सामरी पार्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक, लेक्चर्स लंबे होंगे क्योंकि भौगोलिक विभाजन बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर और बहुत ही बड़ा पोर्शन है और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये लेक्चर्स कम से कम शायद 6 से 7 लेक्चर्स भी बन सकते हैं, तो आपको प्रॉपर सभी वीडियोस को देखना है। ठीक है, फिर पहला हम जो यहाँ पर भौतिक विभाग देखे थे, इसका और उप विभाग देखे थे, तो उसमें मैन पार्ट, जसपुर पार्ट, पंडरा पार्ट, जारंग पार्ट, समीर पार्ट, जमीर पार्ट और लहसुन पार्ट, जिसमें पहला हम देखते हैं मैन पार्ट। मैन पार्ट के बारे में हम देखते हैं। अब मैन पार्ट आपको याद होगा तो इसका उपनाम मैंने आपको याद कराया था, इसे छत्तीसगढ़ का कहा जाता है शिमला। मैन पार्ट को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का शिमला, और इसे साथ ही छत्तीसगढ़ का तिब्बत या छोटा तिब्बत कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, इसके पीछे मैंने आपको कारण बताया था कि 1962 में जब इंडो चाइना वॉर छिड़ता है तो उस समय जो तिब्बती निवासी रहते हैं, जिसे तिब्बत को चाइना ने कब्जा कर रखा है, तो वहाँ के जो तिब्बती निवासी हैं वो हमारे भारत में शरण लेने के लिए आते हैं, तो उन्हें मैन पार्ट क्षेत्र में बसाया जाता है। तो वहाँ उनकी बहुलता के कारण इसे छोटा तिब्बत या छत्तीसगढ़ का तिब्बत कहा जाता है। छोटा तिब्बत या छत्तीसगढ़ का तिब्बत कहा जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर इसका विस्तार कहाँ से कहाँ है, मैन पार्ट का कहाँ से कहाँ है, तो मैन पार्ट आप देखेंगे सरगुजा क्षेत्र में, तो सरगुजा क्षेत्र के भी कौन से स्थान में, तो आपके अंबिकापुर और सीतापुर तहसील क्षेत्र में, दोनों याद रखना। अंबिकापुर और सीतापुर, अंबिका और सीता दोनों लड़की का नाम है, यहाँ मैन आ रहा है लेकिन फैला है लड़कियों के नाम वाले क्षेत्र में। ठीक है, मैन पार्ट, अंबिकापुर और सीतापुर। फिर आगे देखेंगे दिशा, इसकी दिशा कौन सी ओर है, तो ये उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ में पड़ता है। उत्तर मध्य जो उत्तर संभाग है हमारे छत्तीसगढ़ का, तो ये उत्तरी भाग होगा, और उत्तरी भाग के भी कहाँ, मध्य क्षेत्र में, इसलिए उत्तर मध्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के पड़ता है। ठीक है, स्थिति क्या है, तो स्थिति हम देखते हैं दक्षिण में उदयपुर हिल से लगा हुआ है, दक्षिण में यहाँ स्थिति आपको विजिबल हो, देख रहे हो आपको मैन पार्ट दक्षिण में, ये बोला जा रहा है आपके उदयपुर हिल से, ये देखिए उदयपुर हिल से दक्षिण में। ठीक है, माण नदी है इसके पूर्वी सीमा में, रेहर नदी है इसके पश्चिमी सीमा में। ठीक, और उत्तर में जो है वो गुनगुटा नदी है, गुनगुटा नदी है। तो 3 ओर से नदी आ रही है इसमें, 3 ओर से नदी, गुनगुटा या घुनघुटा नदी बोलते हैं जिसे, तो 3 ओर से नदी है आप देखेंगे, और एक और है आपका पर्वत या पठार। ठीक, दक्षिण भाग, ये दक्षिण भाग है, उसमें आपका हिल है उदयपुर हिल, कौन सा हिल, उदयपुर हिल। ठीक, आपके फिर पूरब पश्चिम और उत्तर में, पूरब पश्चिम और उत्तर में आपकी नदियाँ हैं, तो पूरब में माण नदी, पश्चिम में रेहर नदी और उत्तर में रिहंद नदी। रिहंद नदी उत्तर में बहती है तो उत्तर में ही है, रेहर नदी आपके पश्चिम में है, और माण नदी है वो आपके पूर्वी साइड है, क्योंकि माण नदी का उद्गम इसी मैन पार्ट क्षेत्र से होता है, तो ये पूर्वी साइड से बहते हुए आगे बढ़ती है और महानदी मिल जाती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, मैंने आपकी स्थिति बताई कि इसके चारों ओर कौन कौन से, दक्षिण में हिल उदयपुर, उत्तर में आपकी गुनगुटा नदी, रेहर नदी पश्चिम में, और पूर्व में मांडा नदी। अब यहाँ लिखा हुआ है इसके पूर्व में एवं पश्चिम में पर्वत श्रृंखलाएँ स्थित है, इसके पूर्व एवं पश्चिम में पर्वत श्रृंखलाएँ उपस्थित हैं। ठीक है, पाट के ऊपरी सतह पर लेटेराइट में एल्यूमिना का बहुत अधिक अंश मिलता है, लेटेराइट मिट्टी में एल्यूमिना का बहुत अधिक अंश मिलता है, और इसी कारण से इस क्षेत्र में आपको बॉक्साइट उत्पादन ज़्यादा मिलेगा खनिज के रूप में। एल्यूमिना, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम ही निकलता है। अब ये निकालता कौन है, तो आगे हम देखेंगे कि बाल्को है जो 1968 से इसे निकाल रहा है। अब इसकी ऊंचाई देख लेते हैं, लाइन से देखते चल रहे हैं, तो
इसकी ऊंचाई देख लेते हैं। तो जो मैन पाट क्षेत्र है उसकी ऊंचाई आपकी 1152 मीटर है, 1152 मीटर है। ये आपको याद रखना है, 1152 मीटर, क्योंकि पाट प्रदेश है, ऊंचाई क्षेत्र आपको याद रखना है। पर्वतों के भी ऊंचाई याद रखने हैं, पर्टिकुलर कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी ऊंची चोटियाँ हैं ये सब याद रखना है। तो इस चैप्टर में ये सभी हम पढ़ते जाएंगे, तो आपकी सभी की ऊंचाई प्रायः याद रखती चलनी है। तो मैन पाट 1152। फिर इसका इस क्षेत्र से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो मैंने अभी बताया था मांड नदी का उद्गम होता है। मांड नदी जो इसके पूर्वी क्षेत्र में बहती है, पूर्वी भाग से बहती है, ठीक है। और ये मांड नदी घाटी का निर्माण करती है, और इस नदी घाटी में ही सर्वाधिक कोयले की मात्रा प्राप्त होती है। मांड नदी घाटी में सर्वाधिक कोयले की मात्रा प्राप्त होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे हम कि पठार। तो यह छोटा नागपुर पठार समूह पर बृहद मध्यमी जल विभाजक रेखा के किनारे ऊंचा पठार है। अब ये पठार मैंने आपको बता दिया था, छोटा नागपुर के पठार का ही हिस्सा है, यही आपको ध्यान रखना है मुख्य रूप से, ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से जलप्रपात हैं। तो मुख्य रूप से जलप्रपात या फिर अन्य हम क्या बोल सकते हैं, जो पर्यटन स्थल है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें आपके जलप्रपात कौन से होते हैं, तो टाइगर पॉइंट मिलेगा आपको, एक फिश पॉइंट मिलेगा, एक मेहता पॉइंट मिलेगा। जितने पॉइंट वाले हैं वो सारे के सारे आपके सरगुजा क्षेत्र में आते हैं, और सरगुजा क्षेत्र में भी कहाँ, मैन पाट क्षेत्र में। तो जितने भी पॉइंट वाले हैं आप याद रखना। मैंने आपको इससे पहले जब जलप्रपात वाला चैप्टर पढ़ाया था तो भी याद कराया था कि जितने भी पॉइंट वाले जलप्रपात आएंगे वो सारे के सारे आपके सरगुजा क्षेत्र से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। तो इसमें टाइगर पॉइंट है, फिश पॉइंट है, मेहता पॉइंट है, एक इको पॉइंट है, ठीक, इको पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट है। अब इस बारे में अंदर थोड़ा डिस्कशन देख लेते हैं हम लोग कि मैन पाट के पूर्वी भाग से महादेवमुड़ा नदी बहती है। मैन पाट के पूर्वी भाग से महादेवमुड़ा नदी निकलती है, जैसे मांड नदी मुख्य रूप से बह रही वैसे ही, और जिसमें टाइगर पॉइंट जलप्रपात निर्मित है। इसमें ही महादेवमुड़ा में ही टाइगर पॉइंट स्थित है। पहले यहाँ टाइगर घुमा करते थे, इसी कारण इसका नाम टाइगर पॉइंट पड़ा है, ठीक है। टाइगर घुमा करते थे, इसी कारण इसका नाम टाइगर पॉइंट पड़ा है। फिर मछली या फिर फिश पॉइंट जिसे बोला जाता है, तो इस जलप्रपात किसमें, तो ये पहाड़ी नाला पर निर्मित जलप्रपात है, पहाड़ी नाला पर, जहाँ पर बहुत ही अधिक मछलियाँ मिलती है। अब बहुत अधिक मछलियों के कारण इस पॉइंट को मछली पॉइंट या फिश पॉइंट कह दिया गया। जैसे टाइगर पॉइंट को बहुत अधिक टाइगर घुमा करते थे इसलिए टाइगर पॉइंट कर दिया गया। अब मेहता पॉइंट देखते हैं, तो यहाँ पर झरने व प्रपात हैं, यह सरगुजा और रायगढ़ की सीमा बनाती है। मेहता पॉइंट को एक याद रखना है आपको, मुख्य रूप से सरगुजा और रायगढ़ की सीमा कौन सी पॉइंट बनाती है, कौन सा प्रपात बनाता है, तो मेहता पॉइंट, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीप अभी पूछा जा रहा है, क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते क्वेश्चन, तो याद रखना रायगढ़ और सरगुजा की सीमा रेखा बनाता है मेहता पॉइंट। वैसे ही एक इको पॉइंट है, ठीक है। एक दलदली क्षेत्र है आपका। दलदली क्षेत्र में ये है कि वहाँ की ज़मीन पर खड़े रहोगे तो ज़मीन थोड़ी बाउंस करती है, ये दलदली क्षेत्र, ठीक है। उसी क्षेत्र में एक टिंटनी पत्थर मिलता है। टिंटनी पत्थर ऐसा पत्थर है, जब वो दो पत्थरों को आपस में टकराओगे ना तो म्यूजिकल साउंड उत्पन्न होता है। टिंटनी पत्थर वही है, ठीक है। अगर कोई गया होगा तो जरूर देखा होगा उन्होंने, तो टिंटनी पत्थर वही है, उससे साउंड उत्पन्न होता है, ठीक है। फिर एक देव प्रवाह झरना भी है। देव प्रवाह जो पहाड़ी नाला से ही निर्मित है। पहाड़ी नाले में आपके दो हो गए, एक देव प्रवाह और एक मछली फिश पॉइंट, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखेंगे कि इसमें कुछ घाटियाँ भी हैं, अभी एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ, अभी इतना हम पढ़ें वो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है, तो मैन पाट को कहा जाता है। इसे छोटा तिब्बत भी बोला जाता है, क्योंकि इसका कारण मैंने बता दिया है। विस्तार कहाँ है, तो आपके अंबिकापुर और सीतापुर तहसील क्षेत्र में। ये उत्तर के मध्य छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। उत्तर मध्य मतलब छत्तीसगढ़ के उत्तरी संभाग के मध्य भाग में, ठीक है। अभी इस पार्ट के दक्षिण में है एक हिल और बाकी 3 और नदियां हैं, जिसमें से पूर्व और मांड नदी है जो कि यहीं से निकलती है, पश्चिम में रेहर नदी है और उत्तर में रिहंद नदी है, ठीक है। और इसके पूर्व और पश्चिम में कुछ पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं, ये बताया गया है। इसमें पार्ट प्रदेश में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, जिसमें एल्यूमिनियम बहुत अधिक है, और इसमें एल्यूमिनियम या बॉक्साइट खनिज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ये याद रखना है आपको। इसका यहाँ से मांड नदी का उद्गम होता है। इसकी ऊंचाई 1152 मीटर है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये छोटा नागपुर पठार का ही कुछ हिस्सा है, ये मैंने आपको बताया था। इसमें कुछ जलप्रपात है, जैसे ये टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट या फिश पॉइंट, मेहता पॉइंट, इको पॉइंट, देव प्रवाह झरना, इन सब के बारे में बताया। जिसमें से पहाड़ी नाला में मछली पॉइंट और आपका देव प्रवाह झरना था। टाइगर पॉइंट आपके महादेवमुड़ा नदी पर था, और मेहता पॉइंट था वो आपके यहाँ इस एरिया में झरने और कुछ जलप्रपात पाए जाते हैं, जो कि सरगुजा और रायगढ़ की सीमा बनाता है, ये इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा मैंने बताया इको पॉइंट है, दलदली है, ठिनठिनी पत्थर है, ये इस क्षेत्र की विशेषताएँ हैं, ठीक। अब आगे हम देख लेते हैं घाटियाँ।
तो इसमें कौन कौन सी घाटी उपस्थित है इस मैनपाट क्षेत्र में? तो कदनई, करदन, सकरिया, गोविंदपुर, पैगा। कौन कौन सी? कदनई, करदन, सकरिया, गोविंदपुर, पैगा। तो ये आपको याद रखना है घाटियाँ ऐसे ही नाम से, कदनई, करदन, सकरिया, गोविंदपुर, पैगा। ठीक, लाइन से जब याद रखते जाओगे तो एक राइमिंग टाइप से ही बन जाते हैं, कदनई, करदन, सकरिया, गोविंदपुर, पैगा। ठीक है। फिर गुफाएं कौन कौन से हैं? तो यहाँ बंदरकोट, रकामाड़ा, भालूमाड़ा, झील गुफा और पैगा गुफा। बंदरकोट, रकामाड़ा, भालूमाड़ा, झील गुफा और पैगा गुफा। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बंदर और भालू को रखा कहाँ? झील में। ठीक, बंदर और भालू को रखा कहाँ? झील में। और झील में कैसे रखोगे? तो इसको पैकेट में डाल के, पैकेट से आप पैगा कर लेना। ठीक है, बंदर और भालू को रखा कहाँ? झील में। झील में कैसे रखा? तो पैकेट में डाल के, पैगा गुफा। ठीक है, मैनपाट क्षेत्र के हैं, गुफाएं हैं, विशेष गुफाएं। फिर एडवेंचर जोन भी है इस क्षेत्र में, एडवेंचर जोन। तो इधर एडवेंचर जोन में क्या क्या है? तो परपटिया और मालतीपुरी, परपटिया और मालतीपुरी, परपटिया और मालतीपुरी, ये है एडवेंचर जोन। दोनों का नाम आपको याद रखना है, परपटिया और मालतीपुरी। फिर खनिज मैंने आपको बताया बॉक्साइट, बहुत ज़्यादा बार इसका जिक्र आ चुका है तो आपको याद हो ही गया होगा, खनिज आपके बॉक्साइट। अभी बॉक्साइट का उत्पादन कब से हो रहा है? तो इसका उत्पादन हो रहा है 1968 से, 1968 से इसका उत्पादन हो रहा है। और उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है पूछा जाए तो बाल्को के द्वारा। हमारे छत्तीसगढ़ में एक कंपनी है बाल्को, जिसके द्वारा इस बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। अब इसमें जो तिब्बती शरणार्थी थी उसके बारे में बताया था, 1962 में जब युद्ध हो रहा था तो 62-63 में इनको बसाया गया क्षेत्र में, इसलिए छोटा तिब्बत बोला जाता है। यह स्थल छत्तीसगढ़ में तिब्बती संस्कृति का प्रमुख केंद्र। अब छोटा तिब्बत बोला जा रहा है तो तिब्बती संस्कृति, और तिब्बत में कैसे लोग पाए जाते हैं, मतलब कौन से धर्म को मानने वाले हैं ये? तो ये बौद्ध धर्म को मानने वाले, इसलिए बौद्ध संस्कृति यहाँ सर्वाधिक रूप से आपको मिलेगी मुख्य रूप से। ठीक है। अब इसमें विशेष क्या है? तो जो मैनपाट क्षेत्र है आपका वो प्राकृतिक वर्ग का पर्यटन स्थल है, प्राकृतिक वर्ग का, नेचुरल जो टूरिस्ट प्लेस बोलते हैं ना, वो है ये आपका प्राकृतिक वर्ग का पर्यटन स्थल है। और ये ना हमारी छत्तीसगढ़ का एकमात्र हिल स्टेशन है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हमारी छत्तीसगढ़ का केवल एकमात्र हिल स्टेशन है वो आपका मैनपाट हिल स्टेशन। ठीक, ये आपका मैनपाट क्षेत्र है। तो ये हमने देखा मैनपाट। ठीक, तो आज हम जसपुर समरी पाठ हमने आज चालू किया, जिसका मैनपाट हमने देखा। आगे के क्लास में हम बाकी पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन इसका प्रॉपर मिलता रहे, जो अभी छत्तीसगढ़ का सीरीज़ चला रहे हैं उसका। और जो भी आपके आसपास फ्रेंड्स होंगे जिन्हें इसकी आवश्यकता होगी, आपको लगता है, तो उन्हें आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अभी के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।